यहाँ से भाई हम लोग अपने लास्ट वाले सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं और इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग 2 या 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपके पास यहाँ पे एक 3 फेज सिस्टम है और ये बैलेंस सिस्टम है भाई। ओके, तो बैलेंस सिस्टम का कहने का मतलब क्या है कि जो आपका यहाँ पे आर वाई बी इन सभी में जो करंट होगा ये सब में 20-20 एम्पियर फ्लो होगा। यानी आप कह सकते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ आई आर इक्वल टू आई वाई इक्वल टू आई बी, ये सब कितने के बराबर होगा? 20 एम्पियर के बराबर होगा। ठीक है, तो एक आपके पास 3 फेज सिस्टम है जहाँ पे आपका लाइन वोल्टेज दिया हुआ है। ओके, लाइन वोल्टेज कहने का मतलब क्या, आर और वाई के बीच में देखेंगे तो 415 वोल्ट मिलेगा, वाई से बी के बीच में तो 415 वोल्ट मिलेगा, है ना। तो आपका लाइन वोल्टेज दिया हुआ है। आगे बोलता है एट अ पावर फैक्टर ऑफ 0.8 लैगिंग, तो cos फाई का भी वैल्यू दिया हुआ है आपका 0.8 लैगिंग। ओके, अब आगे देखिए क्या बोल रहा है, द करंट कॉइल ऑफ वॉट मीटर 1, यानी ये आपका जो आर वाई बी यानी जो 3 फेज सिस्टम है इसमें हम लोगों ने 2 वॉट मीटर एक तरीके से यूज किया, वॉट मीटर 1 और कलर थोड़ा चेंज करता हूं भाई। ओके, देखिए वॉट मीटर 1 और वॉट मीटर 2, ठीक है, यानी 2 वॉट मीटर है। तो बोल रहा है जो सबसे पहला जो वॉट मीटर है इसका जो करंट कॉइल है, ठीक है, जो करंट कॉइल है ये आर फेज के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये मेरा आर है ना, तो इसके साथ मैं इसका करंट कॉइल ऐसे जोड़ देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। इधर मेरा लोड लगा हुआ आगे में, ठीक है, स्टार है डेल्टा है, कुछ नहीं दिया हो तो आप कुछ भी आप मान के चल सकते हैं। ठीक है, आगे में आपका स्टार में या फिर डेल्टा में आप जोड़ दीजिएगा। ठीक है, और आगे बोलता है जो आपका वॉट मीटर 2 है इसका जो आपका करंट कॉइल है ये बी वाले फेज से जुड़ा हुआ है। पूरा लैंग्वेज पढ़िए आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा मान लेते हैं वॉट मीटर 2 है, इसका मैंने करंट कॉइल एक तरीके से बी वाले फेज से जोड़ दिया। अब आगे बोलता है कैलकुलेट द रीडिंग ऑन वॉट मीटर 1, यानी W1 का आपको एक तरीके से वैल्यू बताना है भाई। ओके, व्हेन इट्स वोल्टेज कॉइल इज अक्रॉस आर एंड वाई, सीधी सी बात है, वॉट मीटर में 2 कॉइल होता है, करंट कॉइल को आपने ऑलरेडी दिखा दिया, आर से जोड़ दिया, क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब बोलता है कि W1 का रीडिंग बताना है कब, जब इसका पोटेंशियल कॉइल वोल्टेज कॉइल किसके बीच में जुड़ा हो, आर और वाई के बीच में। तो आर पहले लिखा होता आर पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, तो आर से आर को पहले मैंने जोड़ दिया है ना, ये मेरा एक तरीके से ऐसे जोड़ देना। ठीक है, आर से यहाँ जोड़ दिया और वाई से जुड़ गया एक तरीके से, ऐसे क्लियर हुआ। ओके, तो ये मेरा हो गया एक तरीके से W1, इसका रीडिंग आपको बताना है। उसके बाद सेकंड बोलता है कैलकुलेट द रीडिंग ऑन वॉट मीटर 2, मतलब सेकंड केस में आपको W2 का एक तरीके से वैल्यू बताना है कब, जब इसका वोल्टेज कॉइल या फिर पोटेंशियल कॉइल बी और वाई से जुड़ा हुआ हो, यानी बी को पॉजिटिव लेना, वाई को नेगेटिव। ठीक है, तो ये हो गया मेरा इसका करंट कॉइल, इसके ऐसे ये हो गया और ये वाई में जोड़ दीजिए इस तरीके से। ठीक है, तो ये बी और ये वाई से जोड़ दिया, तो इस केस में कितना रीड करके देगा ये आपको एक तरीके से वैल्यू बताना है। ओके, और थर्ड केस में बोलता है कैलकुलेट द रीडिंग ऑन वॉट मीटर 1 व्हेन इट्स वोल्टेज कॉइल इज अक्रॉस वाई एंड बी, यानी थर्ड केस के लिए यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को डायग्राम चेंज करना पड़ेगा। देखिए ये हो गया आपका आर वाई बी, ठीक है, आर वाई बी। ठीक है, तो यहाँ पे करंट कॉइल को कुछ नहीं चेंज करना। ठीक है, करंट कॉइल का कोई जिक्र नहीं किया, तो पहले फर्स्ट केस में जुड़ा हुआ था आर के साथ, वैसे ही जुड़ा हुआ रहेगा। लेकिन यहाँ पे बोलता है भाई वॉट मीटर 1 का यहाँ पे वोल्टेज कॉइल जो है वाई और बी के बीच में जोड़ना। तो वाई पहले लिखा नहीं, वाई पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले यहाँ से उठाइए, ओके, वाई से जोड़ दिया और दूसरा जो होगा आपका बी से जुड़ा हुआ होगा। तो इस केस में अब आपको यहाँ पे वॉट मीटर 1 का एक तरीके से रीडिंग बताना है। ओके, तो 2 केस बन रहा भाई, एक केस में ये जिसमें आपको W1 और W2 का वैल्यू बताना है, और दूसरा केस जो है आपका ये जिसमें आपको W1 का वैल्यू बताना है। क्लियर, तो अभी सबसे पहले हम लोग इस पर्टिकुलर केस के लिए थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं और फेजर डायग्राम बनाएगा भाई। ओके, देखिए क्योंकि आगे में मान लेते हैं डेल्टा ये स्टार कनेक्टेड लोड है भाई। ठीक है, स्टार डेल्टा कुछ मान के चल सकते हैं, तो फटाफट मैं बना देता हूँ। ओके, स्टार लेके चलते हैं। तो स्टार में आपको पता है कुछ इस तरीके का होता है ना, और लैगिंग लोड है तो आप कह सकते हो बैलेंस है, तो इस तरीके से आप मान लीजिए इंडक्शन मोटर लगा हुआ है, क्या हो है ना, आर हो गया, इधर आपका वाई हो गया और इधर आपका बी हो गया। ठीक है, इधर हो गया ये आपका वाई आ गया और ये आपका एक तरीके से बी हो गया, आर हो गया, वाई हो गया और बी हो गया। इनमें हम लोगों ने ऑलरेडी दिखा दिया कैसे हम लोगों ने वॉट मीटर को कनेक्ट किया हुआ है। तो सबसे पहले समझिए ये जो आपका वोल्टेज हो, ये न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल के बीच में क्या हो जाएगा, वी आर एन। ओके, तो वी आर एन हो गया, वी वाई एन, ये सब बार बार बता रखा है मैंने, तो फटाफट बताता हूँ। वी आर एन हो जाएगा,
इधर वाले में आपका VBN हो जाएगा और इधर आपका VYN हो जाएगा, है ना। लाइन वोल्टेज को अगर दिखाएं तो मान लेते हैं इसके बीच में देखना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, VRN माइनस VYN हो जाएगा, है ना। तो VRN तो यही है, माइनस VYN लेंगे तो इधर आ जाएगा। ओके, ये हो गया एक तरीके से माइनस VYN। क्लियर। तो इन दोनों का इस तरीके से फेजर सम कर लेंगे तो मेरे को ये मिल जाएगा एक तरीके से VRY, ठीक है। क्लियर हो गया। फेज सीक्वेंस मान के चलते हैं, कुछ नहीं दिया तो हमेशा पॉजिटिव लेके चलते हैं भाई, ठीक है। RYB को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं भाई, इसको रिवर्स करते हैं तो नेगेटिव फेज सीक्वेंस बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए उसी तरीके से अगर हम लोग Y और B के बीच में, क्योंकि पहले हम लोग ने VRY दिखाया तो हम लोग को क्या दिखाना, RYB सीक्वेंस लेके चलना है। तो R पहले लिख दिया तो Y आएगा, ठीक है। Y और B के बीच में देखना, तो Y और B के बीच में क्या हो जाएगा आपका, इसके और इसके बीच में, ठीक है। तो VYN माइनस VYN यहाँ पे है माइनस VBN, तो माइनस VBN करेंगे तो इधर आ जाएगा आपका, ठीक है। ये हो गया एक तरीके से माइनस VBN, और इसको इसके पैरेलल लेके आ जाइए और इसको इसके पैरेलल लेके आ जाइए, तो ये हो जाएगा मेरा एक तरीके से क्या, ये हो जाएगा एक तरीके से VYB। और उसी तरीके से लास्ट हम लोग किसके बीच में, है ना, VRY हो गया, VYB हो गया, है ना। पहले R ले लिया तो R लिख दिया, फिर Y लिया तो यहाँ पे देख रहा Y लिख दिया, अब हम लोग B लेंगे यानी VBR लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा VBN माइनस VRN, ठीक है। तो माइनस यहाँ पे दिखा देते हैं, माइनस हो गया VRN, ठीक है। अब इन दोनों का फेजर सम कर लीजिए। ओके, तो ये हो जाएगा आपका लाइन वोल्टेज VBR। ओके, अब देखिए क्योंकि ये लैगिंग लोड है भाई, क्योंकि पावर फैक्टर आपका ऑलरेडी मेंशन किया हुआ था, कितना, सिस्टम का पावर फैक्टर दिया हुआ भाई, ठीक है। पावर फैक्टर क्वेश्चन में आपका ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। 0.8 लैगिंग है, ठीक है। तो ओवरऑल जो ये करंट आएगा, क्योंकि स्टार दिखाया तो लाइन करंट और फेज करंट क्या होगा, दोनों बराबर होगा, लेकिन ये जो फेज वोल्टेज होगा VRN से क्या होगा, करंट आपका ये एक तरीके से लैग करेगा, यानी IL इक्वल टू IR बोल सकते हैं, I इक्वल टू IPH बोल सकते हैं, ठीक है। समझ में आया। तो यहाँ पे जो भी वोल्टेज है VRN बोल रहे हैं, है ना, ये वाला वोल्टेज, तो इससे क्या होगा, जो करंट होगा फेज करंट ये लैग करेगा। क्लियर हो गया। और स्टार में फेज और लाइन दोनों बराबर होता है, ठीक है। तो उसमें आपको डाउट नहीं रखना, तो कुछ एंगल से लैग करवा देता हूँ। हम लोग ऑलरेडी पता है, हम लोगों ने प्रूफ देख रखा कि ये लाइन वोल्टेज और इसके रेस्पेक्टिव में जो फेज वोल्टेज इनके बीच में एंगल 30 डिग्री बनता है, ठीक है। ये मान लेते 5 एंगल से लैग कर रहा है। क्लियर हो गया। क्लियर हो गया। ये मेरा एक तरीके से IR है, उसी तरीके से ये मेरा VBN है। तो मेरा IB जो होगा, IB कहने का मतलब क्या, ये वाला इधर जो करंट आ रहा होगा ये IB होगा, है ना, ये लैग करेगा इस वाले वोल्टेज से, तो ये भी आपका 5 एंगल लैग कर जाएगा। IB ये मेरा 5 है एक तरीके से, उसी तरीके से इस वाले फेज वोल्टेज से मेरा IY लैग करेगा 5 एंगल से। क्लियर हो गया। तो अब देखिए हम लोगों ने फेजर डायग्राम बना लिया। अब हम लोग सबसे पहले W1 की बात करते हैं। तो W1 का क्या वैल्यू होगा भाई, हाँ, W1 के क्रॉस जो करंट है कौन सा आ रहा है, IR आ रहा है, ठीक है, इनटू उसके क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, फर्स्ट वाले केस में देखें ना, R और Y के बीच में जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं VRY, और ये क्या हो जाएगा कॉस, ये हो जाएगा आपका 30, और यहाँ पे एंगल देखिए R और Y के बीच में, ऐसा पावर फैक्टर आपका ऑलरेडी दिया हो सिस्टम में, cos फाई दिया हो आपका 0.8, तो यहाँ से हम लोग फाई निकाल लेंगे, cos इनवर्स 0.8 कीजिएगा तो आपका 36.87 आएगा। ओके, एक बार एंगल देख लेता हूँ सही है नहीं, 36.87 बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आप भाई वैल्यू पुट कर दीजिए, और क्योंकि W1 लिखा है ना, तो W1 का वैल्यू हमेशा प्लस होता है, ठीक है। वॉट मीटर का रीडिंग याद किया ना, 2 वॉट मीटर मेथड में क्या होता है, W1 क्या होता है, VLIL cos 30 प्लस 5, और W2 क्या होता है, VLIL cos 30 माइनस 5, याद है। तो यहाँ पे हम लोग का फाई कितना हो जाएगा 36.87, ठीक है। इसको जब आप IL का वैल्यू दिया हुआ 20 एम्पियर, इसका वैल्यू दिया हुआ 415, ठीक है, और इसका आप निकाल लीजिए cos 30 प्लस 36.87, तो इसका ओवरऑल जो वैल्यू आएगा, डायरेक्ट बता रहा हूँ मैं, W1 का जो वैल्यू आएगा भाई आ जाएगा 3260 वॉट। उसी तरीके से अगर हम लोग W2 की बात करें, इसको मैं मिटाता हूँ इधर, सबसे पहले W2 की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा W2 के लिए देखिए, ये आपका IB करंट मेजर कर रहा है, इसका करंट कॉइल, वोल्टेज कितना VBY, और ये हो जाएगा cos 30 प्लस 5, तो 5 का वैल्यू कितना है,
माइनस होता है यहाँ पे, ठीक है, 30 माइनस, क्योंकि W2 का वैल्यू बड़ा होता है ना, तो 36.87 यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो ओवरऑल वैल्यू पुट कीजिए, ये 20 हो जाएगा, ये आपका 415 हो जाएगा, और ये आपका एक तरीके से cos 30 माइनस 36.87, तो इसका वैल्यू जो आएगा आपका W2 का, ये आ जाएगा भाई 8240 वाट, ठीक है, 8240 वाट। ओके, तो अभी हम लोगों ने फर्स्ट A निकाल लिया, B निकाल लिया, अब C के लिए हम लोग ये वाला डायग्राम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इस वाले डायग्राम में देखिए, यहाँ पे एक्चुअली होगा क्या, ये जो आपका करंट कॉइल है, ठीक है, जो करंट कॉइल है भाई, ये करंट कॉइल एक तरीके से क्या मेजर करके देगा, कौन सा करंट आपको मेजर करके देगा बताइए। ये आपको एक तरीके से IR मेजर करके देगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर से IR करंट फ्लो हो रहा है ना। अब हम लोग को बताइए, जो पोटेंशियल कॉइल है या फिर जो वोल्टेज कॉइल है, कौन सा वोल्टेज मेजर करके देगा, ये देगा VYB, समझ में आया बात को, VYB, क्योंकि Y से जुड़ा हुआ है ना और B से जुड़ा हुआ है, क्लियर हुआ। तो ओवरऑल हम यहाँ पे लिखेंगे W1 का जो रीडिंग होगा ये IR इंटू ये जो वोल्टेज होगा VYB हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका कॉस। अब यहाँ पे हम लोग एंगल देखते हैं, एंगल किसके बीच में देखना पड़ेगा, IR और VYB के बीच में, ठीक है। तो हम लोगों ने ऑलरेडी फेजर डायग्राम बना रखा है, तो IR देखिए कहाँ है, IR और VYB के बीच में हम लोग को देखना है, ठीक है। तो IR देखिए, IR मेरा यहाँ है ना, ये IR है मेरा एक तरीके से, क्लियर हुआ। इसको थोड़ा और बड़ा करता हूँ, IR और VYB, तो VYB कहाँ है भाई मेरा, VYB, YB लाइन वोल्टेज है ना, देखिए यहाँ पे VYB, ये मेरा एक तरीके से VYB है, और ये मेरा एक तरीके से IR है, क्लियर हुआ। तो इनके बीच का मेरे को एंगल देखना, ये एंगल चाहिए मेरे को, ठीक है, क्लियर हुआ। तो हम लोग को ऑलरेडी पता है, अगर हम लोग ये VRN, ठीक है, VRN यानी ये पूरा एंगल देखें, VRN से लेके VYB तक देखें, ये पूरा एंगल कितना होगा, 90 होगा, सही बात है। और ये एंगल मेरे को ऑलरेडी पता है, छोटा सा ये फाई एंगल से एक तरीके से लैग कर रहा था करंट, है ना। तो ओवरऑल ये टोटल एंगल 90 है, और ये एंगल मेरा फाई है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये एंगल नहीं निकल जाएगा, तो एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस फाई हो जाएगा, क्लियर हुआ, 90 माइनस फाई। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 90 माइनस फाई, और ओवरऑल IR का वैल्यू पता है 20, इसका वैल्यू पता है 415, और ये हो जाएगा cos 90, 90 आपका चेंज होता है साइन में, नहीं हो जाएगा साइन फाई, ओके। और फाई का वैल्यू ऑलरेडी हम लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ था, ये फाई भाई आपका दिया हुआ ना पावर फैक्टर, यही तो फाई है आपका, समझ में आ रहा है। ये हो जाएगा 20 × 145 और साइन 36.87, ठीक है। तो ओवरऑल इसका वैल्यू बता देता हूँ, W1 का वैल्यू आ जाएगा ओवरऑल भाई आपका 4980 VAR, ठीक है, VAR यानी रिएक्टिव पावर मेजर करेगा। क्यों, क्योंकि भाई आप देख रहे हैं क्या हो गया, एक तरीके से इसको आपने एक तरीके चेंज कर लिया ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं IR VYB, और ये क्या हो जाएगा साइन फाई, है ना। तो साइन फाई ये समझते क्या है, रिएक्टिव पावर होता है एक तरीके से, क्लियर हुआ, ये अपने आप में रिएक्टिव पावर हो गया ना भाई, समझ में आया। तो ओवरऑल आपको क्या देगा, रिएक्टिव पावर मेजर करके देगा। तो हमेशा आपको ध्यान देना है कि अगर आपके पास कोई वॉट मीटर है, ठीक है, वॉट मीटर है, और अगर उसका करंट कॉइल R फेज से जुड़ा है, यानी एक पर्टिकुलर फेज से जुड़ा हुआ, बाकी उसका जो पोटेंशियल कॉइल है दूसरे फेज से अगर जुड़ा हुआ है, Y और B के बीच में, जैसे यहाँ पे जोड़ के दिखाया गया, तो इस सिचुएशन में हमेशा क्या होता है, ये एक तरीके से रिएक्टिव पावर मेजर करता है, क्लियर हो गया। और ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट में कि सिंगल वॉट मीटर से, ठीक है, सिंगल वॉट मीटर से, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने सिंगल वॉट मीटर ही यूज किया, सिंगल वॉट मीटर से हम लोग कैसे एक तरीके से रिएक्टिव पावर मेजर करते हैं सिस्टम का, ये सब पूरा बताया गया था, ठीक है। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बैटरी देख लेता हूँ भाई, बैटरी लो रखा है कैमरे का। देखिए क्या बोलता है, बोल रहा है हम लोगों ने यहाँ पे 2 वॉट मीटर मेथड का यूज़ किया है। बोलता है टोटल पावर टेकन बाय 400 वोल्ट बैलेंस डेल्टा कनेक्टेड लोड टू रीड, यहाँ पे W1 और W2 का वैल्यू दिया हुआ। W1 मेरा यहाँ पे है, अब देखिए ये बड़ा है ना, तो ये W2 होगा हमेशा, ठीक है, समझ में, W2 बड़ा वाले को लेते हैं, ठीक है, और W1 हो जाएगा मेरा 600 वॉट। ओके, अब आगे बोलता है द इंस्टॉलेशन ऑफ इक्वल कैपेसिटर, ठीक है, यानी यहाँ पे अब हम लोगों ने जैसे डेल्टा कनेक्टेड लोड है ना, तो मान लेते हैं इस तरीके से आपका डेल्टा कनेक्टेड लोड होगा, है ना, ये हो गया प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, इस तरीके से आप दिखा दीजिए, ये R हो गया, Y हो गया, ये B हो गया, इधर सप्लाई है, उस साइड में सप्लाई सिस्टम है, ठीक है। तो बोल रहा है कि अब हम लोगों ने क्या किया है, इक्वल कैपेसिटर, ठीक है, इसके, और डेल्टा में क्या होता है, जो लाइन वोल्टेज होता है वही फेज वोल्टेज होता है भाई, ठीक है। तो इसके क्रॉस आपने ऐसे कैपेसिटर जोड़ रखा है, ठीक है,
यहाँ पे भी आपने कैपेसिटर जोड़ रखा है और यहाँ पे भी आपने कैपेसिटर जोड़ रखा है, ठीक है, इस तरीके कैपेसिटर जोड़ रखा है। ओके और जैसे ही आपने कैपेसिटर जोड़ा सीधी सी बात है पावर फैक्टर चेंज हो जाएगा, और हम लोग को ऑलरेडी पता है पावर फैक्टर अगर आपका चेंज हो गया तो इस सिचुएशन में आपका जो वाट मीटर का रीडिंग होता है चेंज होता है। देखिए अब जो W2 है ये आपका ये 1030 वाट मेजर करके दे रहा है और जो W1 है ये आपका 570 वाट मेजर करके दे रहा है। तो आगे बोलता है व्हाट इज द नेचर ऑफ द 3 फेज लोड। अब आपको बताना ये लोड क्या था, इंडक्टिव था या कैपेसिटिव था। तो हम लोग को ऑलरेडी एक चीज पता है भाई, देखिए सबसे पहले फर्स्ट केस में जब मेरा ये रीड करके दे रहा था तो अगर मैं यहाँ पे tan phi निकालूं, tan phi इक्वल टू क्या हो जाएगा √3 W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाय W2 प्लस W1। इनका वैल्यू पुट कीजिएगा, W2 और W1 का वैल्यू ऑलरेडी पता है, तो यहाँ पे से जो tan phi का वैल्यू आएगा डायरेक्ट बता रहा हूँ ये हो जाएगा 0.0433, ठीक है। अब सेकंड केस में देखिए अगर मैं यहाँ पे tan phi का वैल्यू निकालूँ इस पर्टिकुलर रीडिंग पे √3 ये हो जाएगा W2 यानी 1030 माइनस 570 डिवाइडेड बाय 1030 प्लस 570। तो ओवरऑल इसका जो वैल्यू आएगा भाई ये आ जाएगा आपका 0.498। अब आपको याद होगा कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया था 2 वाट मीटर मेथड जब हम लोग का चल रहा था, तो जो हम लोग का 2 वाट मीटर मेथड होता है भाई उससे हम लोग ये नहीं बता पाते हैं कि मेरा लोड जो है लैगिंग है या फिर कैपेसिटिव है, यानी लीडिंग है या लैगिंग है, ठीक है। तो उसको पता करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि अगर आपने अपने लोड के क्रॉस कैपेसिटर लगाना है, ठीक है, ये मेथड है एक तरीके से। आपको ये जानना है कि नेचर मेरा लोड का लैगिंग है या फिर कहीं लीडिंग है, तो इसके लिए आप क्या कीजिए, आप फेज में इक्वल अमाउंट ऑफ कैपेसिटर इस तरीके से लगा दीजिए, ठीक है, और वहाँ पे फिर tan phi का वैल्यू लगाइए, ठीक है। ऑलरेडी जब आपका इस तरीके कैपेसिटर लगाइए तो पावर फैक्टर आपका चेंज हो जाए, पावर फैक्टर चेंज हुआ तो सीधी सी बात है आपका जो रीडिंग है भी आपका चेंज हो जाए। तो फर्स्ट रीडिंग पे जो पहले ही रीड करके दे रहा था उस पर पहले आप tan phi का वैल्यू निकालिए, इतना आ गया। सेकेंड रीडिंग पे आप tan phi का वैल्यू निकालिए, इतना आ गया, ठीक है। तो अब देखिए अगर आपका कैपेसिटर लगाने के बाद जो tan phi का वैल्यू है ये पहले वाले केस से अगर बड़ा आ गया, देख रहे हैं ये बड़ा हो गया 0.498 है, यहाँ पे 0.433 है, समझ रहे बात को, यानी ये बड़ा हो गया एक तरीके से। तो अगर आपका tan phi का वैल्यू इंक्रीज हो जाता है तो इस सिचुएशन में हम लोग बोलते हैं कि मेरा लोड जो है ये क्या है, कैपेसिटिव नेचर का था, यानी ये एक तरीके से लीडिंग लोड था, ठीक है। अगर वही आपका पहले से अगर यहाँ पे tan phi का वैल्यू कम जाता, डिक्रीज होता, ठीक है, मान लेते 0.41 आता, ठीक है, तो इस सिचुएशन में भाई आपका फिर क्या हो जाता है, ये इंडक्टिव लोड हो जाता, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करते हैं लोड का नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, बोल रहा है भाई ईच फेज ऑफ अ 3 फेज डेल्टा लोड हैज एन इम्पिडेंस ऑफ इतना, ठीक है, यानी हर एक का दिया हुआ है ना। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी एक तरीके से बैलेंस लोड है, इस तरीके से दिखा दीजिए, ओके, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इधर आपका हो जाएगा सप्लाई, इधर हो गया लोड, उधर हो गया सप्लाई, हो गया आर, हो गया वाई और ये हो गया मेरा बी, और डेल्टा तो सीधी सी बात है जो मेरा फेज होगा वही मेरा क्या होता है, लाइन होता है, ठीक है। तो ये ZPH बोल सकते हैं, इसको ZL भी बोल सकते हैं, है ना, समझ, लाइन इम्पीडेंस फेज इम्पीडेंस सब बराबर होता है उसमें, ठीक है। कितना 50 एंगल 60 डिग्री, ठीक है, इतना आपका दिया हो तो इसका भी उतना ही होगा, इसका भी इतना ही होगा, क्लियर हो गया। अब आगे बोलता है द लाइन वोल्टेज, ठीक है, तो डेल्टा में क्या होता है, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज आपका सब बराबर होता है भाई, ठीक है, तो 400 वोल्ट हो जाएगा। तो ओवरऑल हम लोग को फेज इंपीडेंस पता है और इसके क्रॉस का हम लोग को वोल्टेज भी पता है, यानी फेज वोल्टेज पता है, तो हम लोग को करंट पता चल जाएगा इसके क्रॉस कितना करंट आ रहा है, यानी फेज करंट निकाल सकते हो। तो फेज करंट की अगर बात करें तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका फेज वोल्टेज डिवाइडेड बाय आपका फेज इंपीडेंस। फेज वोल्टेज आपका दिया हुआ 400, इंपीडेंस दिया हुआ मेरा यहाँ पे कितना 50, और वो इंपीडेंस का एंगल अगर 60 है तो वही मेरा क्या होता है, पावर फैक्टर एंगल हो जाता है, ठीक है। इंपीडेंस 60 पे है ना भाई एंगल, तो वही मेरा पावर फैक्टर एंगल हो जाता है, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए, यहाँ से आप काटिएगा तो कितना 1010 नहीं 8 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ से आपका फेज करंट आ गया 8 एम्पियर और फाई का वैल्यू आ गया आपका 60 डिग्री। अब देखिए क्या बोलता है, आपको क्या बताना, कैलकुलेट द पावर कंज्यूम्ड बाय ईच फेज, हर एक फेज कितना पावर कंज्यूम कर रहा है वो, उसका टोटल पावर बताना है, पूरा टोटल कितना पावर कंज्यूम कर रहा है, और यहाँ पे दोनों वाट मीटर का W1 और W2 का रीडिंग बताना है। देखिए समझिए, सबसे पहले हम लोग पावर निकालते हैं पर फेज का। तो हम लोग को ऑलरेडी पता पर फेज का मतलब क्या, सिंगल फेज, ठीक है। देखिए इसको बोलते हैं भाई पर फेज, ठीक है। अगर इस तरीके का कोई सिंगल फेज है तो इसमें एक पॉजिटिव वायर होता है, एक नेगेटिव वायर होता है, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे हम लोग का पावर क्या होता है बताइए, पावर, और वैसे भी पावर हमेशा किस में कंज्यूम होता है,
रेजिस्टेंस में, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इंपेडेंस है, इसका मतलब क्या, सबसे पहले मेरे को रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा क्योंकि इसमें एक्सएल होगा और यहाँ पे आर होगा, ठीक है। समझ में आया, रेजिस्टेंस में ही पावर एक तरीके से होता है ना कंज्यूम। तो सबसे पहले हम लोग रेजिस्टेंस निकालते, देखिए पावर फैक्टर पता, तो cos फाई इक्वल टू क्या होता है, RPH फेज रेजिस्टेंस, क्योंकि हम लोग को फेज रेजिस्टेंस चाहिए वाला वैल्यू, ठीक है। फिर कहीं किसी भी फेज को ले डिवाइड क्या हो जाएगा, फेज इंपेडेंस। तो फेज इंपेडेंस ऑलरेडी हम लोग को पता है ना, फेज इंपेडेंस पता है हम लोग को, पावर फैक्टर फाई का वैल्यू पता है, तो पावर फैक्टर निकल जाए यहाँ से मेरा जो फेज रेजिस्टेंस होगा ये क्या हो जाएगा, ZPH इंटू cos फाई। ओके, तो ZPH का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ था 50, cos 60 है, फाई का वैल्यू 60, cos 60 यानी कितना हो जाएगा 1/2 यानी 25 ओम आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया एक तरीके से फेज रेजिस्टेंस। क्लियर हो गया, फेज रेजिस्टेंस पता चल गया और हम लोग को फेज करंट ऑलरेडी पता चल गया 8 एम्पियर। तो इधर कितना करंट आएगा इसके अंदर ये भी हम लोग निकाल सकते हैं, समझ में आया। तो फेज करंट मतलब जो फेज पावर होगा भाई, ठीक है, फेज पावर क्या हो जाएगा, I² RPH, है ना। इसको फेज कर लीजिए, तो ओवरऑल 8 का स्क्वायर, है ना, देखिए 8 का स्क्वायर गुना 25 करेंगे तो 8 से 64 गुना 25 हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगा ओवरऑल 1600 वोट, ठीक है, 1600 वोट। और ये क्या है, एक तरीके से पर फेज पावर है आपका, ठीक है, पर फेज पावर है। तो ओवरऑल भाई अगर मुझे टोटल पावर चाहिए तो टोटल पावर के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये एक फेज है, 2 फेज, 3 फेज, है ना। पर फेज के लिए फिर क्या करना, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है भाई, ठीक है। और वैसे भी अगर आप टोटल पावर की बात करें, टोटल पावर की बात करें किसमें, फेज में, ठीक है। सिंगल सर्किट में पावर क्या होता है बताइए, यहाँ पे क्या होगा, ये होगा आपका I²R, और यहाँ पे क्योंकि ये पॉजिटिव है नेगेटिव तो क्या हो जाएगा, मेरा फेज करंट होगा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव से जुड़ा रेजिस्टेंस फेज रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे मेरे पास 3 सर्किट होंगे ना, 3 फेज के अंदर, समझ में आ रहा बात को, एक हो गया ऐसे, फिर एक ऐसे हो गया, तो 3 होगा, तो इसका मतलब क्या, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो टोटल पावर मिल जाएगा मेरे को, ठीक है। क्लियर हुआ। तो सिंगल का ऑलरेडी पता है मेरे को, है ना, I² RPH का पता है ऑलरेडी, तो इसको क्या करें, 3 से मल्टीप्लाई कर दें और मेरे को टोटल पावर मिल जाएगा। तो 1600 को यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ओवरऑल इसका वैल्यू आ जाएगा भाई 4800 वॉट, ठीक है। ये आ जाएगा 4800 वॉट। क्लियर। अब हम लोग को यहाँ पे W1 और W2 का भी रीडिंग बताना है, ठीक है। तो हम लोग को ऑलरेडी टोटल पावर पता चल गया, तो भाई जो भी W1 रीड देगा और जो भी आपका W2 देगा, दोनों को जोड़ेंगे तो भाई टोटल पावर देता है ना हमेशा। तो आप कह सकते हैं W1 प्लस W2 क्या होगा, एक तरीके से 4800 वॉट के बराबर होगा। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ठीक है। और अभी अगर हम लोग यहाँ पे 10 फाई की बात करें तो क्या हो जाएगा, √3 VL IL √3 W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाय W2 प्लस W1 की जगह क्या लिख सकते हैं, 4800 लिख सकते हैं। अब फाई का वैल्यू ऑलरेडी पता था, फाई का वैल्यू 60 था, है ना। तो ये हो जाएगा 1060, इधर आ जाएगा 4800 गुना में √3 इधर डिवाइड हो जाएगा और ये हो जाएगा W2 माइनस W1। तो इसका जब वैल्यू निकालिएगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा भाई W2 माइनस W1 का आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 4800 वॉट। ओके, यहाँ पे लिखता हूँ W2 माइनस W1 इक्वल टू आ जाएगा 4800 वॉट। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब 2 इक्वेशन आ गया ना। अभी एक चीज़ समझिए और भी इंपॉर्टेंट चीज़ समझिए, मेरा फर्स्ट इक्वेशन है, मेरा सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। तो दोनों को अगर अरेंज करके लिखूँ मैं यहाँ पे W2 प्लस W1 ये है 4800 और W2 माइनस W1 ये भी क्या एक तरीके से 4800। ओके, तो ये कट जाएगा तो 2W2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक तरीके से 0 0 8 दूनी 16, ठीक है। और यहाँ से इसका आधा कर लीजिए, यानी अगेन कितना आ जाएगा 4800 वाट आ जाएगा, ठीक है। और आप देख रहे हैं भाई, अगर मैं W2 का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करूं तो ओवरऑल मेरे को क्या मिलेगा, W1 एक तरीके से 0 मिलेगा। ओके, और ऐसा होना भी चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है समझिए, यानी यहाँ पे जो मेरा एक ही वॉट मीटर W2 ही क्या कर रहा है, टोटल पावर एक तरीके से मेजर करके दे रहा है, क्योंकि हम लोगों ने मैनुअली टोटल पावर यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ था, है ना। 1600 को 3 से गुना किया था तो 48 वाट आ रहा था। तो हम लोगों ने देखा था भाई, हम लोगों ने देखा था स्पेशल केस में हम लोगों ने बात किया था कि जैसे W2 का वैल्यू क्या होता है, ये होता है VL IL cos 30 माइनस 5, है ना, ये होता है। और W1 का वैल्यू क्या होता है, VL IL cos 30 प्लस 5।
और अभी हम लोग को फाई का वैल्यू ऑलरेडी पता था, पावर फैक्टर से ये था 60। तो जब आप फाई का वैल्यू यहाँ पे 60 पुट कीजिएगा तो 60 30 90 हो जाएगा। और कॉस 90 क्या होता है बताइए, कॉस 90 आपका 0 के बराबर होता है। इसलिए मेरा क्या हो रहा है, एक तरीके से W1 मेरे को यहाँ पे 0 वॉट रीड करके दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, टोटल पावर जो होगा मेरा कौन देगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे W2 ही मेजर करके देगा। तो अगर आपको इतना दिमाग है तो आप पावर फैक्टर देख करके ही बता सकते हैं कि मेरा W1 कितना देगा और W2 कितना देगा स्पेशल केसेस के अंदर में। तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में भाई हम लोग 3-4 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे इसी तरीके से। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।